स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। पतंजलि योगपीठ का यह पवित्र परिसर यज्ञवेदी पर उपस्थित आप सभी अतिथि वृंद, हमारे प्राध्यापकगण, महाविद्यालय के हमारे छात्र छात्राएं, अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिक और सभी भाइयों और बहनों, आयुर्वेद विज्ञान है, हम ये कहते हैं और मानते भी हैं, परंतु प्रश्न यह है कि दुनिया तो नहीं मानती है, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? दो ही चीजें बनती है, या तो तुम झूठे हो या तो तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम दूसरों को मना नहीं सकते हो। तो क्या हम झूठे हैं क्या? कोई मानने को तैयार नहीं। हम सब कहेंगे नहीं, हम तो सच पे हैं। तो यदि आप सच पर हैं तो आपके सच को दुनिया क्यों नहीं मान रही है? आपके सच को दुनिया क्यों नहीं मान रही है? इसके लिए आपका उत्तर क्या रहेगा? उसमें यदि आप हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे कि उसमें संसार का दोष नहीं है, दोष हमारा है। यदि हम अपनी चीज को, उसकी सत्यता को, यथार्थता को, उसके ज्ञान को, विज्ञान को, उसकी वैज्ञानिकता को यदि प्रामाणीकरण हम नहीं कर पाए हैं तो वह हमारी कमी है। तो हमें अपने गौरव को स्थापित करने के लिए ये जरूरी है, जैसे आज का जो आयोजन भी है उसी के ही पीछे एक प्रयास है, और आप सबको इसके लिए गौरव होना चाहिए हर पल हर क्षण कि परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ से जिस योग और आयुर्वेद की विधा को, हमारी संस्कृति और परंपराओं की क्षमता को, जो दुनिया को हम, पूरा देश और सारे संस्थाएं नहीं बता पाई थी, वो पतंजलि के माध्यम से संसार को पता चल रहा है। ये बड़ी बात है और आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आप उस संस्थान के अंगीभूत हैं, उसके पार्ट हैं, उसकी एक कड़ी हैं। तो ये आप सबके लिए गौरव की बात है। तो अभी यज्ञ भी तो होना है, हो गया कि होना है यज्ञ? तो जैसे यज्ञ होएगा, थोड़ा गर्मी का मौसम है, पूरा ढक करके रख रखा है, थोड़ी सी गर्मी तो लगेगी, परंतु एक एग्जाम्पल के लिए यज्ञ के ऊपर हमारे करीबन अभी कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं। जैसे आयुर्वेद के अंदर में यज्ञ को बहुत व्यापकता से तो नहीं, धूम्र चिकित्सा आदि के माध्यम से अलग अलग तरह से थोड़ा वर्णन है, परंतु हमने यज्ञ के विविध रोगों में प्रयोग के ऊपर बहुत सारा काम किया है। तो यज्ञ सिर्फ कर्मकांड की प्रक्रिया नहीं है। ऋषि दयानंद ने स्पष्ट लिखा है कि यज्ञ करने से क्या लाभ होता है। उसमें वो लिखते हैं कि यज्ञ करने से सबसे पहले तो जो यज्ञ के अंदर रोग निवारण जो क्षमता है, अलग अलग पदार्थों को, अलग अलग द्रव्यों को
जब अग्नि पर डाला जाता है तो वो अग्नि के द्वारा अलग अलग तरह के सामर्थ्य या उसके गुण या उसके शक्ति वह प्रकट होकर के वो अलग अलग तरह का प्रभाव देह के अंदर पड़ता है। ये बात तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने कहा अगला क्या लाभ होता है। अगला लाभ यह होता है कि आपके पास थोड़ा सा द्रव्य हो। ये नैनो ट्रीटमेंट से भी आगे की बात है। आगे आने वाले समय पर ये काम होने वाला है और दुनिया में दुनिया को करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास जैसा भी ये हवन करेंगे, मुश्किल से यहाँ पर घी कितना आधा किलो भी नहीं होगा, रखा है जो देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सामग्री होगी 1-2 किलो। हालांकि आदमी सामग्री खाता नहीं है, पर जितने भी तुमको दे दे तो चुटकी चुटकी भर हिस्से में आ जाएगी। और घी तो 2-2 बूंद, तो तुमको तो पता भी नहीं चलेगा। परंतु यदि यज्ञ कर दिया जाए, यानी इतने कम द्रव्य में इसको टैबलेट्स भी बना दिया जाए सारी सामग्री का, तो 2-2 गोली, 1 डोज भी नहीं हिस्से में हुआ आपका। पर यदि इतने का भी यज्ञ होएगा तो आप ये मान करके चलिए कि उसका जो प्रभाव है वो आपके अंदर तक, यानी कि पूरी मेडिकेशन जो उसकी जो पूरी औषधीय तत्व आपको इतना ज़्यादा उसमें से प्राप्त हो जाएगा कि बहुत सारे रोगों को आप ठीक कर सकेंगे। इसी तरह से यज्ञ की जो अनुसंधान है, छोटे छोटे छुटर पुटर इधर उधर देश विदेशों में होते रहते हैं। यहाँ तक देखा गया है कि यज्ञ का प्रभाव पौधों पर भी होता है। फल छोटे हैं, गिर रहे हैं, फल नहीं दे रहा है कोई पेड़, उसके नीचे हवन कर दो, यानी हवन खर्च में 200-400 रुपया खर्च कर दो, आपको हजारों रुपये का जो है वह अतिरिक्त फल आपको मिल सकता है बगीचों से। दूध के ऊपर गाय जो है, भैंस, मान लो भैंस को भी कर लो, चाहे आप हवन करते हैं गौशाला में तो उससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, आप उस राख को उसमें डाल देते हैं, ये खेती में डाल देते हैं। हमने करी है, बहनें बैठी हैं हमारे यहाँ, 1-2 बहनें थी, ऐसी प्रॉब्लम्स थी उनको, जैसे ओवर ब्लीडिंग वगैरह, कई तरह की इस तरह की लेडीज प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा। दवाई दे दे काम ना हो। एक दिन पूज्य स्वामी जी ने कहते, बोले तुम ना ये डेली थोड़ी थोड़ी चुटकी भर राख, यज्ञ की राख लेके लेनी शुरू कर दो, एकदम परफेक्ट ठीक बहुत सारे रोगों में। तो ये राख को भी यदि आप उसको औषधि के रूप में भी सेवन करें, अब लोग क्या करते हैं, बोले वो बाबा जी की भभूत, फलाने की भभूत। अरे उस भभूत में क्या डाला हुआ है? कुछ नहीं डाला है। और यदि गलती से तुमने अगरबत्ती की राख खा ली ना, बीमार नहीं हो तो भी हो जाओगे। भभूत के नाम पर अगरबत्ती की राख दी जाती है, वो खतरनाक है। राख होनी चाहिए यज्ञ विशुद्ध जड़ी बूटी युक्त समिधा, घृत और लकड़ी में आपने देखा होगा पतंजलि में चाहे कितने भी हवन हो, जरा उठा लेना भाई ये समिधा देना 2-4। देखो मैंने कोई पहले से प्लानिंग से नहीं रखवा रखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ले 1-2 ले आओ बस, उससे पता चल जाएगा। अब इसमें इस समिधा में, हाँ, ये इसमें एक त्रुटि है। अब मैं आपको बता दूं क्या गलती है, क्योंकि वो भी दे दे भाई, वो मैं भी। तो इसमें क्या त्रुटि है कि जितने भी समिधा का जो विधान है, ये अंतर लकड़ी की समिधा का ज़्यादा विधान नहीं है। ये छिलका युक्त तो होना चाहिए, छिलका नहीं है तो उस तरह की होनी चाहिए। तो ये ठीक है मशीन से कट करके लाए, परंतु ये ठीक है, ये है तो लकड़ी किस चीज़ की है? ये आम की, ये पक्की बात है। ये तो आम वाली कम लग रही है मुझे। तो जैसे निश्चित है कि समिधा किसकी होनी चाहिए? समिधा आम, पिप्पल, बट, इस तरह के वृक्ष की। उसमें क्या खासियत है? साल, शीशम, टीक, इनकी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जिन लकड़ियों को जलाने के बाद में कोयला तुरंत खत्म हो जाता, उसका समिधा का विधान है। और जिन पौधों का औषधीय गुण है ज्यादा, उनका विधान है। तो यह हमको बोध होना चाहिए। इतना ही नहीं कि कितनी समिधा
कितना घृत, और यज्ञ वेदी भी जो बनी हुई आपने देखा है ना, यह भी वैज्ञानिक है कि जितनी इसकी यज्ञ वेदी की विधि क्या है कि जितनी उसकी ऊपर की जो अंदर का जो खाली भाग है उतना ही लगभग नीचे तक, और ऊपर का जैसे साइज 1 फीट है तो नीचे जाकर के 1/4 रह जाएगा। तो ये सब वैज्ञानिकता, इसके ऊपर साइंस की तरह से इसका कैलकुलेशन है, साइंस की तरह से ऋषियों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया है, सब कुछ किया है। इसके अतिरिक्त पतंजलि में हम लोगों ने शुरू किया ये गोमय समिधा, ये गाय के गोबर से हमने बना करके, क्योंकि ये देखा गया है कि ये लकड़ी या जो घास खा करके गाय ने इसमें गोबर बनाने पर इस लकड़ी से ज़्यादा इसके अंदर गुण हैं। ये कोई अपवित्र नहीं है, ये पवित्र इसलिए माना गया है, ये एंटी रेडिएशन भी है, इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। तो इतने सारा विज्ञान है, इतनी सारी वैज्ञानिकता है, इतने सारे काम है, सब कुछ होने के बाद में फिर भी हम बुद्धू बने क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमने सबको परंपरा की श्रेणी में डाल दिया है। परंपराओं के हिसाब से तो हम मानते हैं, चलो ठीक है जी, हमारी परंपराएं हैं जी, हमारे ऋषि महर्षियों में पहले से ये परंपरा चलती रही है जी, पर पहले तो चली, पर आज भी अभी आधुनिक विज्ञान सम्मत इसको स्थापित करने का काम किसका है? यह काम भी आप और हम सब का है। तो हमको इस कार्य को आगे बढ़ाना है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि देखो 2 चीज़ें होती हैं, इसको आप हमेशा समझो। एक तो होता है विज्ञान के द्वारा स्थापित करना, दूसरा यदि आप स्थापित नहीं करोगे तो स्थापित ना होना की हानि नहीं, एक और हानि हो रही है, वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। वो मैं विशेष करके, क्योंकि यहाँ पर सब अभी हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे चिकित्सक, हमारे वैद्य लोग, भावी वैद्य, वर्तमान वैद्य, सब वैद्य बैठे हो। इसमें हानि क्या है कि जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दूँ, आयुर्वेद में ही एक सिगुफा बड़े जोर से फैलाया गया पहले, कि जितने भी भस्में होती हैं लीवर खराब करती है, किडनी खराब करती है। और मज़ेदार बात यह है कि आयुर्वेद की दवाई लिखने वाले वैद्य भी अपने आप नहीं खाते थे, बेशक पेशेंट को लिख देते हों। क्यों? क्योंकि दहशत बहुत बड़ी चीज़ है, मरने का डर है ना, दुनिया में सबसे बड़ा डर है। आदमी जो है, सोच के देखो, कभी अभी मृत्यु हो जाएगी हमारी 10 मिनट में, सोचो तो आदमी बेचैन हो जाएगा उस शिक्षण से। तो इतना डरा दिया गया। आयुर्वेद वालों ने अपने आप ये प्रयास नहीं किया कि ये जो बात कही जा रही है ये सही है या षड्यंत्र है। और जब वैद्यों की ये दुर्दशा है तो आम जनता की तो बात ही क्या। हमने फिर प्रयास किया कि किसी तरह से इस तरह के षड्यंत्रों पर, क्योंकि एक तो है कि उस विषय का बोध न होना, और एक है उन विषयों के संदर्भ में नकारात्मकता पैदा करना। तो हमें 2 तरह से काम करना पड़ेगा। एक उसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करना, प्रकट करना, ये हमारा काम होना चाहिए। दूसरा, उसको लेकर के जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उसको हमको एक तरह से काउंटर करना, आक्रमण करना। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे यहाँ पीछे आपने जाना कि कोरोना के टाइम पर, क्योंकि आप वैद्य हो इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, सब दुनिया ने जाना कि गिलोय वास्तव में अमृता है, वास्तव में अमृता है। दुनिया ने नहीं जाना, माना। और शायद आपको पता ना हो, ये 3-3, 4-4 डंडियां इतनी सी गिलोय अमेजोन पर 600 रुपये में बिकनी शुरू हो गई। यानी 250 ग्राम गिलोय 600 रुपये में बिक रही थी।
हमने भी देखा। आपका कोरोनिल तो जो है एक बार ऐसी स्थिति आ गई, वो 400 रुपये का कोरोनिल, वो भी 6,000 10,000 रुपये तक के एक पैकेट बिका। जब ऐसी स्थिति दिखाई दी तो षड्यंत्रकारियों से रहा ना गया। भाई एक तो ये कि उसके गुणों को देख करके स्वीकार करना, यहाँ स्वीकार्यता की बात नहीं थी, यहाँ थी कि उसको रोकने की बात। इसको समझो, ये आप लोगों को अभी से जानना समझना जरूरी है। इसके माध्यम से मैं आपको ये संदेश देना चाह रहा हूँ। तो उनको लगा कि यदि ये पता चल गया कि गिलोय इतनी लाभकारी है तो धीरे धीरे आज गिलोय खा रहे हैं, कल तुलसी भी खाएंगे, फिर बाद में शतावरी भी खाएंगे, फिर मूसली भी खाएंगे, धीरे धीरे तो एलोपैथिक के जो केमिकल से हट करके और ये दूसरी दुनिया में लोग चले जाएंगे। तो क्या करें, इनको रोको। बिल्कुल फर्जी 3 पेशेंट्स लिए गए, वो सब अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारा रिसर्च डेटा। वो रिसर्च जर्नल का नाम मुझे अभी स्मरण नहीं है, पर मैं मोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। करने के बाद में ये बता दिया कि गिलोय को लंबे समय तक लेने से लीवर डैमेज होती है, कर दिया सिगुफा। और ऐसा छोटे से जर्नल में जो बिना काम का था, दो कौड़ी का नहीं, उसमें छपा दिया। छपा करके उसको न्यूज के रूप में सारे अखबारों में सब डिजिटली अलग अलग तरह से उसको वायरल किया गया, पूरा फैला। यानी कि गिलोय खा करके लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग ठीक हो गए, उसकी चर्चा तो एक तरफ हो गई। और एक फर्जी रिसर्च के नाम पर जो एक डेटा पब्लिश्ड हुआ वो एक तरफ भारी हो गया। तुम्हारा आयुर्वेद तो खत्म, मतलब यूं फूंक मार दिया किसी ने, सब किया धरा पानी। मैंने आयुष मंत्रालय को कहा, सेक्रेटरी साहब को फोन किया, मैंने कहा इसके ऊपर कार्रवाई करो, ये गड़बड़ हो रहा है। लोग हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी हम तो इतने सालों से गिलोय खा रहे हैं, क्या ये लीवर को खराब करती है क्या? शंका घुसा दिया गया ना। यदि किसी आदमी को मति भ्रम करना हो ना, उसके दिमाग में शंका का बीज डाल दो। डॉक्टर साहब बैठे, वाला डॉक्टर साहब सुनो, धीरे से कान बोलो, वो तो ऐसा कह रहा था। अच्छा, खत्म, ध्यान तो फिर उधर ही जाएगा। उस नहीं भी कह रहा हो ना, फिर भी कभी कभी जब वो आदमी कभी थोड़ा गुस्से में बोला, अच्छा बता तो रहता, अच्छा ये आदमी ऐसा है, तो वो उसके साथ कोरिलेट करता है। फिर आदमी आपस में भी जो जैसे होता ना, तुम लोगों के जो एक आध चुगलीबाज होते हैं ना, जैसे बैठे हुए कान में धीरे से चुगली मार दी, अरे सुन 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 उसको ऐसा, तो आदमी बस वायरस उसको लगेगा हाँ कह तो रहा होगा, क्योंकि मेरे मित्र ने कहा। ये नहीं पता कि तेरा मित्र जो है तुम्हारा वो जो वायरस छोड़ना था छोड़ के चला गया, बेचैन होकर के घूमते रहो। तो ऐसे वायरस छोड़े जाते हैं, बहुत खतरनाक काम है ये। तो उसके बाद में यह पतंजलि ही संस्था थी, हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोगों ने उसी रिसर्च जर्नल में ये डेटा पब्लिश कराया कि तुम्हारा जो डेटा था वो गलत था, वो जो रिसर्च है वो ठीक नहीं है। यह काम भी पतंजलि ने किया, क्योंकि जब तक हम सही हैं, जैसे कहते हैं ना हिंदुस्तान में, तो आप लोगों ने सुना होगा ना कभी कभी, बोले एक बाबा जी को, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, वो बाबा जी को खाट में डाल करके लोग वहाँ ले गए रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ या डीएम के यहाँ। बोले क्यों लेके आए? बोले ये जिंदा है, पेंशन दे दो। कुछ जिंदा आदमी को भी जिंदा घोषित करने के लिए यहाँ जान लगानी पड़ती है। तो यदि हमारा विज्ञान सही भी है तो सही तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा, दूसरा नहीं करेगा। फिर उसके बाद में फिर और षड्यंत्र हुआ, फिर थोड़े ज़्यादा सैंपल साइज लिए गए, 30-40 तरह के, पता नहीं 30-35 पेशेंट्स को ढूंढ ढांड करके फिर ये कहा गया कि यह जो है ये गिलोय लीवर डैमेज करती। फिर वहीं पहुंच गए, फिर हम लोगों ने काम किया उसके ऊपर, फिर हमने यह सिद्ध किया, उसी जर्नल में फिर छपवाया कि तुम्हारा रिसर्च ढंग का नहीं है, गिलोय हार्मफुल नहीं है, गिलोय लीवर को ठीक करती है न कि खराब करती है। हम उनको छापना पड़ा दोबारा फिर। तो ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्योंकि आप लोगों को जानकारी के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है आप लोग पढ़ रहे हो, हमारे कॉलेज में हो, यहाँ ना होते तो और कहीं होते, ठीक है कहीं भी होते, पर एक बात मानो
कि जो पतंजलि काम कर रहा है वो कोई भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, पूरा कोरोना के टाइम पर आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हम लोगों के 28 लगभग रिसर्च पेपर हाई इम्पैक्ट के रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश्ड हुए। आयुष मंत्रालय से भी एक भी कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ। एक दो लोगों ने डाल रखा है, जो ओपन एक्सेस उसमें डालते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर्वर में, वैसे डाल देते हैं, कोई भी डालो, उतना ही पड़ा है। इसके अलावा एक पेपर नहीं छपा। यानी कि हिंदुस्तान में आयुर्वेद को स्थापित करने में 99% कोई संस्था अनुसंधानात्मक ढंग से काम कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ पतंजलि है, ये आपको पता है। उसके बाद में जब हमने ये सारी चीज़ें उस लेवल पर ये हुई, हमको सूचना मिली कि अब इनका आक्रमण अश्वगंधा के पीछे है, कि बोलो कि अश्वगंधा टॉक्सिक है, अश्वगंधा से लीवर खराब होता है। ये मैं तुम लोगों को जानकारी के लिए एडवांस में बता रहा हूँ। हमें पता चला उस समय पर आयुर्वेद में शास्त्रीय रूप से, आप सबको पता है, हम अश्वगंधा का क्या प्रयोग करते हैं, बताओ बच्चों? उसके अलावा कुछ प्रयोग करते हैं? कहीं लिखा है पत्तियों का प्रयोग शास्त्र में है? पत्ती के अलावा अश्वगंधा में क्या होता है? बीज का कहीं प्रयोग लिखा है? बोलो। कुछ तो ऐसे सीरियस बैठे जैसे तुमको आयुर्वेद से लेना देना ही ना हो। ऐसा तो मत बैठो, प्यार से बैठो थोड़ा। हाँ बताओ। देखो, आयुर्वेद के ग्रंथों में अश्वगंधा मूल का ही प्रयोग वर्णन है शास्त्रों में, परंतु अभी हम लोगों ने काफ़ी काम करने के बाद में ये हमने पाया है कि अश्वगंधा की पत्तियां भी बहुत सारे रोगों में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और इतना ही नहीं, अश्वगंधा के बीजों का जो तेल है वह भी अद्भुत है। उसके अंदर इतने तरह के फाइटोकेमिकल्स हैं, इतने तरह के उसके अंदर एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही लाभकारी हैं। ये हमने पाया। पाने के बाद में हमने अश्वगंधा की पत्तियों का एक प्रयोग करके हमने एक औषधि बनाई। औषधि बनाने के बाद में हमने कहा कि जी इसके लिए लाइसेंस के लिए जैसे एक प्रक्रिया होती है, हम गए तो यह कह करके निषेध कर दिया गया कि अश्वगंधा के पत्तियों का प्रयोग तो आयुर्वेद में नहीं है, इसलिए इस औषधि के लिए आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। उसके बाद में हमने पूरी 28 डेज की जो टॉक्सिकोलॉजी होती है, पूरी जो GLP जो लैब है, गुड जो लैब प्रैक्टिसेस की जो बड़ी जो लैब है, रिसर्च लैब, हमने वहाँ पर करवाई। जो GMP है और GLP दोनों, GMP वाली जो लैब में करवाया। करवाने के बाद में ये देखा गया कि कोई भी अश्वगंधा की पत्तियां टॉक्सिक नहीं हैं, वो हार्मफुल नहीं है। उस पूरे डेटा को भारत सरकार को करना चाहिए था, वो काफ़ी महंगा खर्चीला काम था। हमने डेटा सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में हमने उनको कहा कि नहीं, यह तो ये टॉक्सिक नहीं है। उससे लाइसेंस वाला काम तो हमारा हुआ नहीं अभी तक, पर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जो अश्वगंधा के लिए षड्यंत्र कर रहे थे उनके कान खड़े हुए, और वहाँ से वो डिटेल में कभी हम आपको बता देंगे कि ये सूचना आई कि ये पतंजलि वाले तो ये सब काम हमारे होने नहीं देंगे। यानी उनको इस बात के लिए पीड़ा थी कि पतंजलि की वजह से अश्वगंधा को भी खतरनाक बताने का उनका मंसूबा था, क्योंकि मेरा जो टॉक्सिकोलॉजी है पब्लिश हो चुका है इंटरनेशनल जर्नल में। अब उनके पास कोई आधार ऐसा नहीं है कि जिससे कि वो अश्वगंधा को जहरीला बता दें। तो कमियां हमारे पास है, कमी हमारी है, तो इनको हमें दूर करना होगा। तो दुनिया के सामने जैसे मैंने कहा कि दो स्थितियां हैं, एक अपने विज्ञान को स्थापित करने की स्थिति है,
दूसरी स्थिति है कि जो हमारे विज्ञान को लेकर के जो षड्यंत्रकारी लोग लगातार षड्यंत्र के पीछे लगे हुए हैं, उन षड्यंत्रकारियों के जवाड़े में से, जैसे कहते हैं ना, उनका ट्रीटमेंट करने का काम, उनका इलाज करने का काम भी हमारा है। तो ये दो काम हमको करना है भी आयुर्वेद के सामने। तो यहाँ पर जितनी अपॉर्चुनिटी हैं उससे ज़्यादा चैलेंजेस हैं, आपको ये समझना होगा। क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ जीवन निर्वहन का साधन नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग आयुर्वेद को एक तरह से जीवन का लक्ष्य बनाइए और ऋषियों के ऋण से उऋण होने का एक साधन बनाइए, तो हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं। बातें बहुत हैं क्योंकि मौका कम मिल पाता है, आप लोगों से बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी आज का जो ये हमारा एक दिन का ये जो भी कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार आपका आज का वो रहे, क्या क्या चीज़ कराने वाले हैं, तो जो भी आप लोग देख लेना और सीख लेना, पढ़ लेना। क्योंकि बात यह है कि जितना साधन, जितनी ताकत, जितनी ऊर्जा पतंजलि के संस्थान के माध्यम से योग आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। इसलिए ये आपके लिए एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यह स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। इसको सीखिए, समझिए। और हमने इसीलिए पीजी वाले तो लगभग सारे बच्चे हैं, कितने पीजी वाले हाथ उठाइए तो ठीक है। तो इतने महारथी, हालांकि संख्या कम दिख रही है, तुम्हारी संख्या तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो ये प्रयास करो कि जिनको अनुसंधान को लेकर के आप लोगों को यदि ज़्यादा रुचि है तो उनको भी हम बहुत सारे कार्यों के साथ जोड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे मौके हैं, उन मौक़ों का आप लाभ उठाइए, सीखिए, जानो। क्योंकि यह समय दोबारा कभी आएगा नहीं। तो जो समय गवा दें, देखो समय तो सबके पास वही है, परंतु ये हमारे हाथ में है कि उस समय को हम किन कार्यों में नियोजित करते हैं। ठीक है, तो आप सब अच्छे बने, नेक बने, अच्छी चीज़ों के लिए समय को लगाने वाले बने, और नहीं तो बदमाशी कर करके छुपने के लिए फिर बीमार होने का बहाने बनाने पड़ते हैं। ऐसे भी लोग यहाँ पर विद्यमान रहते हैं कुछ, तो ऐसा ना करना पड़े। अच्छे काम के लिए सीना चौड़ा कर करके आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। भगवान से यही प्रार्थना आपके लिए। और बहुत अच्छी तरह से सीखो, समझो। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे सब आंसर देने के लिए पूरी टीम वैज्ञानिकों की यहाँ पर हैं। डॉक्टर वेदप्रिया जी, पूरे सब लोग आपको बताएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य आचार्य श्री, आपके आशीर्वाद रूपी जो आशीर्वचन आज हमें मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के जितने भी विद्यार्थीगण हैं और हमारे साइंटिस्ट महानुभाव हैं, उनको जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा आपसे मिली। मैं आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।